नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर यह बैठक शुरू होगी और इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उसके बाद तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर आज चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 107 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के साथ साथ पहले और दूसरे चरण में जिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बनी है उन नामों पर भी पार्टियां चर्चा करेगी। अब ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अब ब्रिजेश, भारतीय जनता पार्टी की अब कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करे। बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि कहां से किस प्रत्याशी को जो है टिकट दिया जाए। कई सीटों को लेकर के पेच भी फंसा हुआ है और इसको लेकर के भी अब जो है लगभग आखिरी चरण पर जो है बातचीत आ चुकी है कि अब किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। तो अब दूसरे और तीसरे जो चरण दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशी बचे हैं और तीसरे चरण के जो प्रत्याशी बचे हैं इनको मिला करके जो है अब टिकट फाइनल किया जाएगा। तो आज वो अहम बैठक है जिस बैठक में जो है ये तय होगा कि आखिर कहां से किसको टिकट देना है। तो कई अंतर्विरोध थे जिसको लेकर के जो है बातचीत की गई है और बातचीत करने के बाद अब स्थितियां काफी हद तक फाइनलाइज होने की स्थिति में है। तो आज जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, इस बैठक में आज बाकी नामों पर भी मुहर लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के लिए एक सीट है जिस पर अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया। दूसरे चरण के लिए भी कुछ सीटें हैं जिस पर नाम फाइनल नहीं है। फोकस उन सीटों पर ज्यादा होगा क्योंकि जितनी जल्दी उन सीटों पर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा उसके बाद ही उन सीटों पर उम्मीदवार अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज्यादातर नामांकन शुरू हो गए हैं और ऐसे वक्त में अगर आप पहले फेज के लिए ही 100% प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं कर पा रहे तो जाहिर तौर पर कुछ पसोपेश है और इसी को दूर करने के लिए जो है इसी को फाइनलाइज करने के लिए पहले दूसरे और उसके बाद अब तीसरे चरण के लिए जो है ये इसको लेकर के आज मंथन होगा और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम तक जो है आज कोई लिस्ट और आ सकती है जिसमें कम से कम पहले और दूसरे चरण के जो बाकी प्रत्याशी हैं उनके नामों के तो ऐलान होंगे ही, साथ ही तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम भी जो है घोषित हो सकते हैं। ब्रिजेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी चर्चा करेगी। दिल्ली में आज बीजेपी के सहयोगी दलों से मुलाकात है। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात होगी। दिल्ली में आज ये अहम मुलाकात है जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के प्रमुखों से मुलाकात करेगी। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात होनी है और इन मुलाकात में उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पार्टी डिस्कशन करेगी, चर्चा करेगी। ब्रिजेश जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो ही कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीते। वो 300 प्लस 350 प्लस का नारा भी देती है। ऐसे में अपनी सीटों के साथ साथ गठबंधन के तहत जो सीटें अपना दल को या निषाद पार्टी को दिया जाए वहां पर भी दमदार उम्मीदवार उतरे, उनकी जीत भी सुनिश्चित हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल करना चाहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोगी दलों को कन्विंस करना बीजेपी की इस वक्त मजबूरी है। जिस तरीके से बीजेपी से एक के बाद एक विधायक छूट करके जा रहे हैं, जिस तरीके से
बीजेपी कुछ समाजवादी पार्टी जिस तरह से बीजेपी के अंदर तोड़फोड़ कर रही है, उसके बाद अब बीजेपी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे है। संजय निषाद ने लगातार अपना दबाव बढ़ाया है, जो है माफ कीजिएगा, अपना दल जो है भी अब अपना दबाव बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो टिकटों के बंटवारे हुए हैं, टिकटों का ऐलान हुआ है, उसमें जो है उन्हें कुछ निराशा हाथ लगी है। और यही वजह है कि आज जो सहयोगी दलों की बैठक होगी, इस बैठक में वो न सिर्फ अपना दबाव बढ़ाएंगे, बल्कि इसके साथ ही जो है बीजेपी भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करेगी, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगी। और उसमें दो फार्मूले हो सकते हैं। एक तो ये है कि सीधे तौर पर अपने सहयोगी दलों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है टिकट दे दिया जाए, उनको उनकी मनचाही सीट दे दी जाए। और दूसरा एक फार्मूला ये हो सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी अपने हों, लेकिन वो कंबाइंड सिंबल, या माफ कीजिएगा, वो प्रत्याशी उनके सहयोगी दलों के हों और सिंबल वहां पर बीजेपी का हो और उनको लड़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से बातचीत को लेकर के सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इसको लेकर के कितनी सहमति बन पाती है, लेकिन फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं। नहीं, अपना दल और निषाद पार्टी की बात करें तो ब्रिजेश, सीटों पर लगभग सहमति तो बन गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों दलों को कितने कितने सीटें देनी है, कहां कहां सीटें देनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन किस जगह पर जो है इनको सीट चाहिए, जो है इन्होंने अपनी सूची सौंपी थी, जो है। तो अगर इनको 10 सीटें की सहमति बनी है, तो इन्होंने अपनी 20 जगह के जो है ऑप्शंस दिए थे कि अगर यहां न सही तो यहां कम से कम इन जगहों में हमें एकोमोडेट कीजिए, जो है। इसको लेकर के अब बातचीत होगी। इसको लेकर के कई जगह पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि आपका यह प्रत्याशी, इसकी फीडबैक अच्छा नहीं है और ऐसे में यह प्रत्याशी हार सकता है, या फिर अगर आप अपने कोटे से ही चाहते हैं तो आप इस जाति का या इस प्रत्याशी को न लड़ा करके इसको लड़ाइए। तो इस तरीके से लेकर के कई चीजों को लेकर के पसोपेश की स्थिति है, मतभेद की स्थिति है। इसको सॉल्व करने का काम आज होगा। इसमें सहयोगी दलों से बैठक के बाद उनकी मनचाही सीटें उनको देने की कोशिश की जाएगी। फार्मूला यही हो सकता है कि प्रत्याशी आपका हो, सिंबल हमारा हो, या फार्मूला यह हो सकता है कि प्रत्याशी बीजेपी का हो और उसे इनके सहयोगी दलों के सिंबल से लड़ा दिया जाए, ताकि कम से कम जो लंबे समय से उस क्षेत्र में प्रत्याशिता कर रहा है वो भी नाराज नहीं होगा और सहयोगी दलों को भी कन्विंस किया जा सकेगा। तो ये फार्मूले फिलहाल आज अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद होगा और इस संवाद में काशी के तकरीबन 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, प्रधानमंत्री का यह संवाद, इसके मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर अपने संसदीय क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनसे वर्चुअली संवाद करते रहते हैं और साफ तौर पे ये जायजा लेते रहते हैं कि संसदीय क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं वो कितनी ज़्यादा प्रभावी तरीके से चलाई जा रही हैं। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जो 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं उनसे जब वर्चुअल संवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और उम्मीदवारों को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। उसके अलावा जब भी वो अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ते हैं तो साफ तौर पर उनका एक निर्देश रहता है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की तरफ से काम किए गए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास रहेगा कि वर्चुअली जो चुनाव आयोग ने कहा था कि वर्चुअली रैलियां होंगी, डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए जरूर नजर आएंगे कि चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर काम किए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाए ताकि 2022 के जो चुनाव है उनको जीतकर फिर से सत्ता में काबिज हुआ जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था और
मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे थे। तो 10,000 कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्चुअली संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 10,000 कार्यकर्ता जब उनके साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जब उनसे संवाद करेंगे तो वो कार्यकर्ता फिर दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पार्टी की कार्यशैली रही है, पार्टी की जो योजनाएं रही हैं, सरकार ने जो बेहतर काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि घर घर संपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि 2022 में फिर से सत्ता में काबिज हुआ जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के तकरीबन 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ आज वर्चुअल संवाद करेंगे। और अब बात चंद्रशेखर की। आज चंद्रशेखर अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे। दोपहर 12:30 बजे चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के बारे में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अभी तक चंद्रशेखर की तरफ से कोशिश हो रही थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करें और गठबंधन के तहत वो चुनावी मैदान में जाएं, लेकिन गठबंधन में बात नहीं बनी, जिसके बाद आज चंद्रशेखर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी नई रणनीति का ऐलान भी करेंगे। नीलेश मेरे साथ बने हुए हैं। नीलेश, चंद्रशेखर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में बढ़ें। अभी तक वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो जाएगा, जो उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा इलेक्ट्रॉली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। अब कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। ऐसे में जब वो अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे तो इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो एक्सपेक्टेशन उनकी रही होंगी, उन एक्सपेक्टेशन को शायद वो पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर रावण की बात की जाए और उत्तर प्रदेश की सियासत को देखा जाए तो जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण की कई बार अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत नहीं बनी। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर रावण प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज 12:30 बजे जब चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो अकेले लड़ रहे हैं तो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और कहां कहां अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद चंद्रशेखर रावण ने प्रयास किया है कि वो दलितों का एक बड़ा चेहरा बने। तो ऐसे में रावण के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आज है। युवा वर्ग की खासतौर पर बात कर ले तो युवा लगातार चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर रावण को भी अपनी साख बचानी होगी। अगर वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कहां कहां वो लड़ते हैं, क्या वो खुद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर वो उतरते हैं तो बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता उनके साथ कितना खड़ी होती है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण का लगातार दावा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी दलित समाज के लोग हैं सब उनके साथ हैं। अब मायावती लगातार दावा करती हैं कि उनके साथ हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर रावण की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर होगा कि चंद्रशेखर रावण किसके साथ है। अगर किसी के साथ नहीं है, किसी दल के साथ नहीं है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। पश्चिमी यूपी में उनके प्रत्याशी उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, पूर्वांचल में उनके प्रत्याशी उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, इन तमाम चीजों के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो 12:30 बजे के बाद साफ हो जाएंगे। लेकिन नीलेश, पिछले कुछ वक्त में चंद्रशेखर ने अपनी एक फैन फॉलोइंग जरूर बढ़ाई है, लेकिन वो फैन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉली आपके साथ किस हद तक जुड़ेगी कि आप चुनावी नतीजों को प्रभावित कर पाएं, आपकी सीटें निकल जाएं। चंद्रशेखर के लिए अगर वो अकेले चुनावी मैदान में जाते हैं तो उनके सियासी कद के लिए एक बड़ा चुनाव होगा। अगर यहाँ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो चलिए बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनका खाता तक नहीं खुलता है या फिर बहुत कम सीटें उनको मिलती है, तो एक जो ऑरा उन्होंने अपना बनाया था वो तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो चंद्रशेखर रावण इस समय दलित समाज का बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण का यह प्रयास रहेगा अगर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कम से कम अपनी सीट वो जीत लें, ताकि जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, खासतौर पर दलित समाज के युवा वर्ग में उनकी एक अलग पहचान बनी है और बड़े फैन फॉलोइंग उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है। तो ऐसे में अगर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कम से कम वो अपनी सीट तो जीत ले, उसके अलावा अगर 2-3 सीटें और जिता लेते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे। अगर ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फैन फॉलोइंग उन्हीं के साथ रहती है जब तक आप चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं या उतरते हैं जीतते हैं। और जीत भी ऐसी हो कि सामने वाले भी जो दल हैं उनको हिलाकर रख दे। तो इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में इस समय बना हुआ है। चंद्रशेखर रावण दावे तो बड़े बड़े करते हैं, उन दावे में कितनी ताकत है, कितनी दम है, वो चुनावी मैदान में पता चल जाएगी। कितने फैन फॉलोइंग उनके साथ है वो इस चुनाव मैदान उतरने के बाद पता चल जाएगी। कितने वोट उनको मिलते हैं, कितनी सीटें वो जीत पाते हैं या कितने सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार पाते हैं। इन तमाम मुद्दों को 12:30 बजे जब वो रखेंगे और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि चंद्रशेखर रावण की उत्तर प्रदेश के अंदर फैन फॉलोइंग क्या है और कितना बड़ा नाम है उनका। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। चंद्रशेखर रावण दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चंद्रशेखर रावण और उनकी अगली रणनीति के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन जारी है। पहले चरण के नामांकन का आज 5वां दिन है। प्रथम चरण के नामांकन का आज 5वां दिन है। थाना भवन से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश राणा आज नामांकन करेंगे, जबकि लोनी से बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर भी आज ही के दिन नामांकन करेंगे। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। नीलेश इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं और आज भी कई बड़े नामचीन जो लोग हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नामांकन के बाद आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, फिर आप धीरे धीरे अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया का शुभारंभ 4 दिन पहले ही हो गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नाम हैं जो पश्चिमी यूपी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके अलावा सपा और आरएलडी के भी कुछ प्रत्याशी हैं जो अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। प्रथम चरण के चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, प्रत्याशी लगातार मैदान में है। आज जब वो अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राणा की बात करें तो वो बड़ा एक नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की एडवाइजरी है उसके अनुरूप वो काम करेंगे। डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता के साथ मिलकर वो प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि धारा 144 लागू है और उसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए 3 से 4 लोगों की संख्या में ये लोग जाएंगे, डोर टू डोर और कैंपेनिंग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेहतर काम किए हैं वो गिनाएंगे। उसके अलावा बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर जगह जगह जाकर स्टिकर, पोस्टर, बैनर लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ता के ऊपर भी इस समय है जो अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर जनता के बीच जाए और जनता से उनकी एक अलग पहचान बताए। तो इस समय पश्चिमी यूपी का माहौल काफी गर्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला उस दौरान जयंत चौधरी वहां पर लगातार मौजूद रहे और जयंत चौधरी भी इस समय पश्चिमी यूपी में अगर देखा जाए काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो ऐसे में उम्मीदवारी आज जो है उम्मीदवार जो है वो अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आते हैं तो पश्चिमी यूपी में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी जीतकर आते हैं। उसके अलावा अगर हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बात करें जिनके तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी साफ है। जयंत चौधरी लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उनका इस समय आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है कि जयंत चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी यूपी में सफाया ही कर देंगे। देखना होगा कि जो बड़े नाम जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से रिपीट किया, चाहे अतुल गर्ग हो, सुरेश राणा हो या फिर दूसरे जो वहां के विधायक रहे हो, संगीत सिंह सोम की बात कर लें, तो इस तरीके के तमाम बड़े नाम हैं जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नैया पार लगाने में सफल रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिन नए चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया है। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
सपा ने कैराना सीट से नाहिद हसन को दूसरी बार टिकट दिया है। नाहिद पलायन के मामले में फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी साझा करनी है। लेकिन सपा ने नाहिद हसन का कोई रिकॉर्ड साझा नहीं किया, जिसको लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। पार्टी के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल कैराना सीट से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कैराना सीट से नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन पर जमीन खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज है और शामली जिले की विशेष अदालत से उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं और उनकी मां इसी क्षेत्र से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। कैराना कांड मामले में फरार चल रहा था नाहिद हसन। हिंदू पलायन का नाहिद हसन मास्टरमाइंड है। 2020 में नाहिद ने अदालत में सरेंडर किया था। 1 महीने बाद कोर्ट ने नाहिद को जमानत दी थी। फरवरी 2021 में नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया। नाहिद हसन की मां समेत 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। नाहिद पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसको लेकर बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेशेवर अपराधियों को टिकट देने से सपा का चरित्र सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई और समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सपा ने गैंगस्टर को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी गाइडलाइन है जिसको आगे करके अश्विनी उपाध्याय ने सपा की मान्यता रद्द करने की मांग की है। राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को फैसले में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया, उम्मीदवारों के ऐलान के बाद 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी देनी होगी। उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पार्टियों को साझा करना होगा।
राजनीति को अपराध मुक्त और राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला है और सभी पार्टियों के लिए बेहतर भी है, ताकि अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को सदन तक एक बेहतर शख्स और साफ सुथरे छवि का नेता पेश करे। लेकिन राजनीतिक दल को शायद जनता के सरोकार से कोई वास्ता ही नहीं है, तभी तो समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे शख्स को कैराना सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया जो पलायन के लिए आरोपी है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ तथ्यों को नहीं भावनाओं को हथियार बनाकर सियासी चाल चली जाती है। शामली में समाजवादी पार्टी ने कैराना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी नाहिद हसन को घोषित किया है। नाहिद हसन जिस पर गैंगस्टर भी लगी थी पिछले दिनों और वह जेल भी जा चुके हैं, एक धोखाधड़ी का मामला भी उन पर है और जब पलायन का मुद्दा उठा था तो उसके तार भी नाहिद हसन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब नाहिद हसन का मामला जेल में जाने के बाद और उछला है। इस मामले में और सरगर्मी जब उठ गई है जब भाजपा के बड़े नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका के माध्यम से अश्वनी उपाध्याय ने मांग की है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और अखिलेश यादव पर भी कार्रवाई की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को कितना गंभीरता से लेता है और किस तरह की इस मामले में कार्रवाई करता है या सुनवाई करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सचिन जोरी, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।